हेलो बच्चों। चलो आए हो तो ज्ञान लो। बाकी कुछ काम की बातें मैं पढ़ा देता हूँ। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल वर्जन है। देखिए, बहुत सारे मैंने जो PYQs या बहुत सारे जो स्कूल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो भी देखने के बाद मैंने एक लिस्ट कुछ क्वेश्चंस की, क्योंकि सारे सॉल्व करने हमारे लिए मुश्किल है, तो हमने कुछ एक कॉमन एक ऐसे क्वेश्चंस जो हर जगह पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ वन मार्कर हैं, कुछ लॉन्ग लॉन्ग कोई लॉन्ग आंसर्स हैं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज या ये न्यूमेरिकल्स एक बार देखिएगा जरूर, और इसके साथ जो मैं शीट शेयर करूंगा एक बार उनको सॉल्व कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फिर बताइएगा कि अभी कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स जो आपके रह गए हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। इसकी लेंथ जो है वो डबल हो जा रही है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब मान लो कि मैं एक वायर लेता हूं और इस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, इसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया। अब एक चीज जो समझनी है, वो नॉर्मली दिया नहीं जाता है, वो हमें पता करना होता है कि जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ डबल हो गई, दैट इज 2L। पर एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रिड्यूस हो गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले से कम हो गई। तो अब हमारा लेंथ और एरिया का क्या रेशियो होता है रेजिस्टेंस में, वो देखते हैं कैसे निकाला जाए। देखिए, मैंने ना तो इसमें कहीं पर बाहर से कोई मटेरियल ऐड किया, ना तो कोई मटेरियल इसमें से रिमूव किया, इसका मतलब इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो दैट मीन्स L इंटू ए, ये पहले वॉल्यूम था, क्योंकि वायर हमारा सिलिंड्रिकल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो लेंथ इंटू एरिया मस्ट बी द सेकेंड वन, ए डैश इंटू 2L। तो अब अगर देखें हम इसको, L इज बीइंग कैंसिल्ड आउट, दैट मीन्स द न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी हाफ ऑफ द प्रीवियस वन, पहले से घट गई। तो अगर पहले मैं रेजिस्टेंस देखूं, पहले रेजिस्टेंस होता, क्योंकि मटेरियल हमने नहीं चेंज किया है, तो हमारी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। नया रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू, दैट इज रो L हमने कर दिया है 2L, और हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले से आधी रह गई है, A बाई 2। तो ये 2 ऊपर गया, दैट इज 4 टाइम्स रो L बाई ए। अब अगर ध्यान दें, रो L बाई ए वॉज द प्रीवियस, पहले वाले केस में रेजिस्टेंस, तो हम इसको लिख सकते हैं 4R। दैट मीन्स हमारा जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स द सेकेंड वन। सिंपल, यूं चुटकियों में सॉल्व होती है न्यूमेरिकल्स, बशर्ते आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो और ईमानदारी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। देखिए, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कई बार होता है, जैसे हम नॉर्मल पढ़ते थे, हम अभी तक ओमिक सर्किट्स में ये पढ़ते थे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सब्सटेंस का रेजिस्टेंस नॉर्मली बढ़ता है। बट एक ऐसी भी क्राइटेरिया है, एक ऐसी भी हमारी स्पीशीज है, एक ऐसी भी हमारी फैमिली है जहां पर इसका उल्टा होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। कौन है वो? दे आर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की टेम्परेचर रेजिस्टिविटी नेगेटिव होती है। नेगेटिव मींस कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब अगर देखें यहां पर, कॉपर that is a conductor, pure conductor, aluminium that is a conductor, germanium it's a semiconductor, and magnesium, okay, second है the temperature coefficient of resistance is negative for, देखिए, temperature dependence of resistance, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से कैसे बदलता है। टेम्परेचर नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है। पर एक स्पेशीज, एक मटेरियल ऐसा होता है जहां टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घटता है या कंडक्टिविटी बढ़ती है, और ये है सेमीकंडक्टर्स।
तो अगर चारों को आप देखते हैं, ये कंडक्टर, मैग्नीन कंडक्टर, सिर्फ एक जर्मेनियम है जो सेमीकंडक्टर है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर है जर्मेनियम। दैट मीन्स कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीन हमारे कंडक्टर्स हैं, इनकी रेजिस्टिविटी या इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेगा। ये है हमारा जर्मेनियम, जिसकी कंडक्टिविटी या जिसकी रेजिस्टिविटी कहें, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटेगा। आइए नेक्स्ट देखें। गुड। व्हेन अ सेल इज बीइंग चार्ज, द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स ईएमएफ भी एक तरीके से पोटेंशियल है व्हेन सर्किट इज ओपन। तो दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल व्हेन सर्किट इज ओपन। तो अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, दिस इज अ सेल, इसके साथ में ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये है, तो वी कैन से दिस इज ई, और इसको हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर कनेक्ट कर दें तो देखें बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इसमें जो करंट फ्लो करेगी दिस वे, अब अगर मैं, ये हो गया इस बैटरी के अक्रॉस ईएमएफ ई। अब अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, से देयर इज अ करंट आई, तो इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी, दैट विल बी आई आर, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस आर के करंट वही जाएगी, तो इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी डैश मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। तो अगर टेक्निकली हम इस इक्वेशन को लिखें तो जितना हमारा ईएमएफ है वो पोटेंशियल ड्रॉप सिर्फ दो जगह हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ई मस्ट बी इक्वल टू वी प्लस वी डैश। अब अगर हम कंपेयर करें तो v इज इक्वल टू, वी डैश की वैल्यू लिख लीजिए, v प्लस आई आर। दैट मीन्स यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये, तो अगर हम चारों ऑप्शंस देखें, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो इस कंडीशन के लिए फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ओके, नेक्स्ट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है आप जानते हैं, जब भी किसी कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल सोर्स के अगेंस्ट, नॉर्मली आप जानते हैं जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा इसके अंदर हमारे चार्ज कैरियर्स रैंडमली मूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारी रैंडम होती है, मींस उसकी वजह से कोई करंट सेटअप नहीं होगी। जैसे हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन, सारे चार्ज कैरियर्स एक डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। तो जिस वेलोसिटी से ये भागेंगे दैट इज कॉल्ड इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है ई टाउ बाई एम, जहां पर ई हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन भागता है तो लैटिस के एटम से टकराता है, तो एवरेज टाइम दो कोलिजन्स के बीच में जो होता है दैट इज कॉल्ड टाउ, एंड एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों ही इसमें से अभी यहां पर नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या अप्लाई की है, दैट इज ई। दैट मीन्स drift velocity is directly, if we keep all the three constant, it is proportional to external field applied. जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू फॉर दिस कंडीशन। गॉट इट? आइए देखते हैं, आराम से करते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको बोर्ड के लिए भी यहां से मिलेंगे, और बाकी आपके यूटीज, बाकी आपके हाफ ईयरली या आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, इंटरनल क्वेश्चंस, इसमें से जाने कितनी चॉइसेस मिलेंगी। किरचॉफ सेकंड लॉ, देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ आपने पढ़ रखा है, किरचॉफ्स के दो लॉ, फर्स्ट वन इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज कॉल्ड केसीएल, एंड सेकंड इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसको हम लूप रूल भी कहते हैं। अब देखिए लूप रूल में क्या है, मोमेंटम इट इज इररिलेवेंट, मास इज इररिलेवेंट, दैट इज चार्ज एंड एनर्जी। तो आप जानते हैं जो हमारे सर्किट में दैट इज समेशन ऑफ, अगर सेकेंड रूल आपको याद है तो समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स चेंज ऑफ पोटेंशियल्स, किसी भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल्स का चेंज होता है, अब चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है,
बट उनका सम बेसिकली जीरो होता है। तो पोटेंशियल इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो दैट मीन्स इसका जो सही हमारा आंसर है दैट इज एनर्जी। एनर्जी, it is based on conservation of energy of the system. Now, which of the following characteristics of electron determines the current in a conductor? देखिए, किसी भी कंडक्टर में अगर हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल फील्ड में कनेक्ट नहीं किया है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने किसी कंडक्टर को एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं किया है तो टेक्निकली फील्ड की वजह से इसमें करंट नहीं फ्लो करेगी। बट यहां पर जो अंदर कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं, दे आर मूविंग रैंडम, वो इधर उधर टहलते रहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इट्स थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल एजिटेशन की वजह से जो चार्जेस यहां वहां टहलते रहते हैं, वैसे तो कहते हैं कि चार्ज का मूव करना इज करंट, बट वो उनकी डायरेक्शन रैंडम नहीं होती है, डायरेक्शन उनकी फिक्स होगी। तो अभी यहां पर ये सारे चार्ज कैरियर्स रैंडम भागते हैं, इसलिए करंट सेटअप नहीं करेंगे। तो यहां पर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। क्यों करेंगे इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे कब? जब इसको हम एक्सटर्नली किसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो अभी देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली, थर्मल वेलोसिटी ओनली, बोथ ड्रिफ्ट एंड थर्मल वेलोसिटी, नीदर ड्रिफ्ट एंड, तो ये गलत रहा। थर्मल वेलोसिटी की वजह से करंट नहीं होती, ये भी गलत रहा, और ये दूसरा भी गलत रहा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हमारी जो करंट सेटअप होती है किसी भी कंडक्टर में, that is just because of drift velocity of charge carriers. Okay, a potentiometer is considered superior to voltmeter for a measuring EMF because बहुत सिंपल सा आंसर है, इसमें हमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना होता है। अगर किसी को पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियोमीटर की वर्किंग समझनी है, तो पोटेंशियोमीटर में अगर आपको याद हो तो पोटेंशियोमीटर को जब हम कहीं कनेक्ट करते थे तो उस पोटेंशियोमीटर का काम पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड होता है। और जब भी आपको याद हो कि कहीं पर किसी सर्किट में मींस एनी डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कभी भी किसी सर्किट में सीरीज में नहीं कनेक्ट होती है, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। मैं सिर्फ वोल्टमीटर का एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसका मतलब है पोटेंशियल मींस डिवाइस बेस्ड ऑन पोटेंशियल, कहते हैं कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, हालांकि इम्पॉसिबल है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देना, बट कहते हैं कि इतना ज्यादा होता है कि इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर सकती, सारी करंट यहीं से निकल जाएगी। तो किसी भी डिवाइस को जो पोटेंशियल पर बेस्ड होगी, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर सकती है, करंट हमारी सीधी जाएगी, ये सिर्फ दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर काम करता है। तो अभी यहां पर कह रहे हैं इट इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस पोटेंशियल बिकॉज superior to a voltmeter of measuring EMF because first one says it has a very high resistance, it does not draw current from source of unknown EMF, it is more compact and portable, it can be measured very high voltages। रीजन इज वेरी सिंपल कि इसमें कहीं कोई करंट डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है। तो अगर करंट नहीं इन्वॉल्व होगी, इसका मतलब हुआ कि किसी भी तरीके से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में कोई लॉस नहीं होगा। तो दैट मींस second option is true, it does not draw any current from the source। ये हमारा सही ऑप्शन है। सेम कहते हैं टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि इसकी रेजिस्टिविटी सेम हो गई, have lengths of ratio 1:2 and diameters in the ratio of 2:1, the ratio of their resistance। अब अगर देखें आप तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब अगर एरिया को मैं ब्रेक करूं तो दिस इज रो L बाई, नाउ एरिया, वायर की जो एरिया होती है दैट इज अ सर्किल, सो इट इज पाई R स्क्वायर। और अगर मैं लिखूं इसको रेडियस को पाई R स्क्वायर को, तो रेडियस कैन बी गिवन एज डायमीटर बाई 2। डायमीटर को क्यों ले रहे हैं सर आप? क्योंकि यहां पर आपने डायमीटर का रेशियो दे रखा है, तो दिस इज d स्क्वायर बाई 2। So it can be written as rho L, that is 4 times upon pi d square। अब अगर कंपेयर करें, देखें RA और RB का रेशियो लिखना है, कह रहे हैं टू वायर्स A and B of same material have the length ratio and diameter ratio, so RA upon RB that can be given as rho 4 LA upon
पाई dA स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो 4 LB अपॉन पाई dB स्क्वायर। कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, दैट इज रो इज बीइंग कैंसिल, 4 अपॉन पाई इज बीइंग कैंसिल, नाउ इट इज सिंपली LA into LA अपॉन LB, यू कैन से, क्यों अलग कर रहा हूं ये भी समझ लीजिए, इंटू DB अपॉन DA होल स्क्वायर। मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया क्योंकि हमें रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। तो अगर मैं लेंथ का रेशियो लूं LA अपॉन LB, तो LA अपॉन LB इज 1/2 into, now here this is 2:1, 2 is for A, 1 is for B, और आप लिख रहे हैं DB अपॉन DA, तो दिस विल बी 1/2 and its square, so you are writing 1/2 into 1/4, so this gives 1:8. now just check B is true, ये सही हुआ। चलिए, okay, the resistance of a heating element at room temperature, that is 27 degree, 100 ohm। अच्छा, अब देखते हैं दिया क्या क्या है। R is given room temperature पर, that is 100 ohm। what is the temperature, the next temperature, this is at 20 degree, 27 degree Celsius। next temperature आपसे पूछ रहे हैं T डिग्री सेल्सियस, कब, जब इसका रेजिस्टेंस नया, that is RT at T temperature is 117 ohm। alpha is given, that is coefficient, temperature coefficient of resistance alpha, that is 1.7 into 10 raised to the power -4 per degree Celsius। ये रहा। तो आपसे पूछ रहे हैं सर T की वैल्यू बताइए। सिंपल सा फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर इज इक्वल टू R0, दैट इज रूम टेम्परेचर, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। डेल्टा T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, T माइनस 27। तो अब अगर मैं वैल्यू रखूं इसकी, तो RT इज गिवन 117, R0 is 100, 1 plus alpha is given as 1.7 into 10 raised to the power -4। T what is to be calculated, जो निकालना है हमें, -27। ये रहा। अब सिंपली इसके आगे जो कुछ भी करना है, इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। तो आप बहुत आराम से इसको T की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं वापस इधर ला करके। मतलब इसको सॉल्व करना है इज जस्ट अ मैटर ऑफ 9th and 10th स्टैंडर्ड। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने हिसाब से T की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो बोर्ड में भी और आपके यहाँ एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो T की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। चलिए, कह रहे हैं 2 cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having internal resistances R1 and R2, that is 0.2 and 0.3 ohm respectively, are connected in parallel। ध्यान रखिएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए, दो सेल्स अगर कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल में, ये एक सेल रही और ये इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसके साथ एक दूसरी सेल है वो भी कनेक्ट की गई है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इन्होंने कहा है आपसे कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस। अब अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, तो आप जानते हैं दो रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दैट मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दैट मीन्स R1 की वैल्यू रही आपकी 0.2, R2 की वैल्यू रही 0.3 अपॉन R1 इज 0.2 plus 0.3, so that is how much, 3 2s are 6.06 upon, that is 0.5, so you may write it as 0.6/5, that is 10 raised to the power -2 here. This is the internal resistance. Now they are saying equivalent EMF voltage, तो इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल टू, देखिए इक्विवेलेंट EMF विल बी इक्वल टू, वोल्टेज की वैल्यू होती है टोटल, मींस दोनों अगर रेजिस्टेंसेस देखें तो दिस इज इक्वल टू मींस टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस।
तो टोटल करंट हो जाएगी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ये हो गया टोटल करंट, क्योंकि पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके क्रॉस करंट जो जाएगी I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 दैट इज E2 अपॉन R2। तो टोटल करंट अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R इक्विवेलेंट। फिर वही बात, जो कि सारी चीजें आपके पास रखी हुई है। E1 इज गिवन एज 1.5 वोल्ट, तो 1.5 अपॉन R1 इज 0.2 प्लस V2 इज 2 वोल्ट अपॉन 0.3 that is 0.3 upon R equivalent. R equivalent is 1.2 into 10 raised to the power minus 2. That means now the total equivalent EMF is given as here value. Now it is a simple 10th standard question, mathematical calculation। इसकी mathematical calculation कीजिए और exact value निकाल दीजिए। ओके, तो ये हम कुछ क्वेश्चंस जो सिलेक्ट करके मैंने अपने हिसाब से, और इसके एक्सप्लेनेशंस बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशंस थे, ये मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, ये मानते हुए कि अगर इस चैप्टर में कहीं पर भी आपको कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस फिर से आते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं इसके साथ शीट भी डाल रहा हूं, आप इस जो वीडियो है इसके बायो में जाइएगा, वहां लिंक दिया हुआ है, लिंक से वो शीट निकालिए, सॉल्व कीजिए। आपके कुछ डाउट्स हो, डाउट्स मुझे भेजिएगा, डाउट्स क्लियर करेंगे। ये वीडियोस कम से कम अपने उन जानने वालों को जिनको जरूरत है अभी ये टॉपिक्स पढ़ने के लिए, या कुछ और भी उनके डाउट्स होंगे, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, बहनों से शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है एक्सपैंड कीजिए, ताकि कम से कम दूर के भी बच्चे कनेक्ट हो सकें और हमसे जो भी अपनी डाउट्स हैं, जो भी अपने क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकें इस प्लेटफॉर्म पर। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।